मनोज सिंह काका के सवाल का जवाब शहजाद पूनावाला दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। मनोज सिंह जी, आप ही के सवाल का जवाब आ रहा है। हाँ शहजाद जी जवाब दे रहे हैं। शहजाद और आंसर प्लीज। देखिए क्योंकि उन्होंने एक शेर सुनाया है, तो शेर का कर्ज जो है मैं पूरा कर देता हूँ। चिरागों के शहर में कागज़ का लिबास ओढ़े निकले हो, ज़रा संभल के चलो तुम नशे में हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बाढ़ की स्थिति आई थी उत्तर प्रदेश में, तो लाल टोपी को हटाकर अंबानी की शादी में कौन शरीक होने गया था, ये पूरे देश ने देखा है, परंतु मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा जनमानस के मुद्दे उठाते हैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो पूछ लीजिए किसानों के मुद्दे उठाने वाले, जनमानस के मुद्दे उठाने वाले 1200 किसानों की आत्महत्या 15 महीनों में कर्नाटका में हुई, उठाया क्या? पेट्रोल डीजल के दाम कर्नाटका में बढ़ाए गए, पानी बिजली दूध सब दाम बढ़ा दिए गए, बस फेयर बढ़ा दी गई, क्या उठाया क्या? तेलंगाना में कैमरे के सामने किसान ने आत्महत्या की, कहा कांग्रेसियों ने मेरी जमीन छीन ली, उठाया क्या? तमिलनाडु में 65 दलितों ने उनकी हत्या कर दी गई, क्या आपने ये मुद्दा उठाया क्या? बंगाल में महिलाओं का जिस प्रकार से शोषण किया गया, संदेश खाली से चोपड़ा तक, आपने मुद्दा उठाया क्या? एक बार बता दीजिए मनोज काका जी। और आज देखिए आज मुद्दा क्या है, आज मुद्दा ये है कि मनोज जी बीच में नहीं, प्लीज रिलैक्स। मैं उसका उदाहरण देता हूं, आरजेडी के इनके साथी है, वो कहते हैं अनुराग भदौरिया सिंड्रोम इज रॉन्ग। और मनोज जी प्लीज डोंट डू दिस। मिल गई, समोसा मिल गया, इनको सब कुछ मिल गया बिहार को। मतलब कि बिहार को क्या मिला है, पहले अपने एक सेकंड। दूसरी बात, अरे भाई बीच में नहीं मनोज जी, ऐश्वर्या जी मेरे गले के दुश्मन बने हुए हैं आप लोग। एक दिन अनुराग, अब राहुल जी आप मुझे बताइए मैं किसको बुलाऊं समाजवादी पार्टी? अनुराग सिवाय भाटी जी के कोई है नहीं जो। काका जी मैंने पहले आपको मौका दिया, आपने बोला, उसके बाद अब दूसरे लोगों को तो बोलने दीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू काका जी। आपने पहले बोला मनोज भाई, उसके बाद मैं दूसरों के पास गया हूं, ऐसा तो मत कीजिए प्लीज। थैंक यू, दोबारा आऊंगा। शहजाद अपनी बात पूरी कीजिए। ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी देखिए बजट को लेकर भी कंफ्यूजन देखिए। हाँ। कांग्रेस कहती है ये कॉपी पेस्ट बजट है, फिर उसी वाक्य में कहती है कि बेकार बजट है। भाई कॉपी पेस्ट है, अगर आपके मैनिफेस्टो से और बेकार भी है तो आपका मैनिफेस्टो बेकार है। वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि देखिए बिहार को पकौड़ी मिल गई, बिहार को समोसा मिल गया, और आरजेडी कहती है झुंझुना मिला। अब उत्तर प्रदेश के जो हमारे जनमानस के मुद्दे समझने वाले नेता है अखिलेश जी, कंपटीशन ऐसा लगा हुआ है, खड़गे जी के यहाँ नहीं गए, वो ममता दीदी के यहाँ चले गए, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। मैं आज आपके सामने दो आंकड़े रखना चाहता हूं। 2012-13 में उत्तर प्रदेश को पता है कितना मिला? 59,000 करोड़। आज 2024 में पता है बजट में कितना मिला? 12,40,000 करोड़ जो स्टेट्स को मिले, उसमें से 2,23,000 करोड़, मतलब 18% उत्तर प्रदेश को मिला है। अगर मेरा आंकड़ा झूठा है तो मनोज काका जी बता दीजिए। मनोज काका जी यूपीए में कितना मिला उत्तर प्रदेश को और आज कितना मिला आपके सामने है। चलिए छोड़ देते, मैं आपको दूसरा आंकड़ा देता हूं। बिहार को पिछले 10 वर्षों में पता है 9 लाख करोड़ मिला, और यूपीए के जमाने में 2,75,000 करोड़ मिला। तो ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं। सबसे ज्यादा पैसा अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार के बाद किसी को मिला तो पश्चिम बंगाल को मिला, 98,000 करोड़ मिला। उसके बाद महाराष्ट्र को मिला 78,000 करोड़, उनको 76,000 करोड़ का पोर्ट भी मिला, उनको 8,000 करोड़ का स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी मिला। परंतु हम क्यों बांटने लगे? और आप बोलते हैं ना कि राज्यों का नाम नहीं लिया, राज्यों का नाम नहीं लिया, केवल 2 राज्यों का नाम लिया। तो कौन सा वो बजट था यूपीए का जिसमें सारे राज्यों के नाम लिए गए? आपको उदाहरण ये बताता हूं, 2012-13 में जैसे पश्चिम बंगाल से, जैसे यूपीए का तमिलनाडु के साथ अलायंस टूटा, एडीएमके के साथ अलायंस नहीं था, तो तमिलनाडु का नाम ही नहीं लिया उन्होंने 2012-13 के बजट में। पता है, इस पर जवाब दीजिए। नहीं ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं अब राहुल देव जी और राम कृपाल जी के पास जा रहा हूं। अजय जी मैं आ रहा हूं सर आपके पास, उसके बाद एग्जैक्टली 4 मिनट में। राहुल साहब, ये विपक्ष कंफ्यूज है बजट को लेके भी। कांग्रेस कह रही भाई हमारा है, सिर्फ उन्होंने कवर पेज चेंज कर दिया है। समाजवादी पार्टी कह रही भाई किसी का भी हो, जनता विरोधी है। एक विपक्ष का सेक्शन कह रहा है इट्स अगेंस्ट फार्मर्स, एक विपक्ष का सेक्शन कह रहा है नहीं ओके है लेकिन स्पेसिफिकली मिडिल क्लास के खिलाफ है। सो दे आर ऑल एज कंफ्यूज्ड। बट सरकार कह रही है हमें एग्जैक्टली पता है हमें क्या करना है, और हमारा ये पहला वर्ष है, तीसरी बार में। अभी हमारे 4 और बजट आने, विल डू व्हाट वी हैव टू डू एट द राइट टाइम। पॉलिटिक्स वो भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ये भी कर रहे हैं। राहुल जी, हाउ डू यू सी दिस? ऐश्वर्या, बीच बीच में आपकी आवाज़ कट रही है, इसलिए बहुत सारे शब्द मैं नहीं सुन पाया, लेकिन तो मोटा समझ में आ गया है, मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। वो है कुछ फ़ोन में समस्या है। तो देखिए, हर बार हर सरकार में बजट पेश होता है,
सत्ता पक्ष उसको सबके हित का बताता है, विपक्ष जो भी हो, जब बीजेपी विपक्ष होती थी तो वो कांग्रेस या दूसरी के सरकार के बजट को खराब बताती थी, अब वो उल्टा है तो अब विपक्ष बता रहा है। ये स्वाभाविक है, और जिस विपक्ष में इतनी सारी पार्टियां हों, इतने नेता हों, तो वो अगर 10 नेता हैं तो 10 तरह की बातें कहेंगे, 20 नेता हैं तो 20 तरह की बातें होंगी। तो इस पर हमें ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि बजट कैसा है, उस पर अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है, किस राज्य की क्या ज़रूरतें थी, उनको कितना कैसा मिला है। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक गठबंधन सरकार है, और ये स्वाभाविक था कि इसमें गठबंधन के सहयोगियों को, जिनके आधार पर सरकार बनी और चल रही है, उनको ज़्यादा मिलेगा। उनको स्पेशल पैकेज भले ही ना दिया गया हो, लेकिन उनको अलग से कुछ प्रावधान किए जाएंगे। एक तो ये है, ये होना ही था। इस पर अब ज़्यादा मीन में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सवाल यह है कि क्या कुछ प्रदेशों के साथ अन्याय हुआ। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर तो नहीं कहूँगा कि किसके साथ अन्याय हुआ, लेकिन सरकार अपनी वरीयताओं के हिसाब से एलोकेशंस करती है, लेकिन एक सीमा के बाद उसको अपने एलोकेशंस को 14वें, 15वें या 16वें जो वित्त आयोग होता है उसकी सिफारिशों के आधार पर ही उनकी सीमा के भीतर रखना पड़ता है। देखना पड़ेगा कि भाई क्या उस सीमा का उल्लंघन हुआ है कहीं पर, क्या कहीं पर जो अधिकार बनता था उससे कम दिया गया है। एक चीज़ साफ दिख रही है कि इस सरकार ने अपने पिछले जो दो मोदी बजट हुए या सीताराम जी, निर्मला जी के हुए जी, वो एक पूरी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के थे, जिनके ऊपर कोई मजबूरियां नहीं थी। इस बार उनके साथ 2 मजबूरियां थीं और उस पर उनको ज़्यादा ध्यान देना ही था। सवाल यह है कि क्या इससे रोजगारों का निर्माण होगा, क्या इससे खेती, जो एक रूरल डिस्ट्रेस की बात की जा रही थी, वो कम होगी, क्या छोटे लघु और मध्यम उद्योगों को जो बार बार कहा जाता है वायदे उनसे किए जाते हैं, क्या उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हुआ है। तो ये ऐसे जो भारी बड़े मुद्दे हैं, हमें मुझे लगता है उस पर ध्यान देना चाहिए। इस बहस में कि विपक्ष क्या कह रहा है और पक्ष क्या कह रहा है, इसमें कम से कम मुझे टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको लगता है कि ये प्रो पीपल्स बजट है कि नहीं? शहजाद में आ रहा हूं। राम कृपाल जी, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? राहुल जी को भी सुना आपने। ग्राफिक्स ऑन है विद 4 पीपल। थैंक यू वेरी मच। राहुल जी ने जो बात कही, मैं उसी को एक आगे बढ़ा रहा हूं। सर, पहली बात तो मेरी ये है, पहली बात तो ये है कि सारी प्रतिक्रिया बजट को लेकर के नहीं है। माफ़ कीजिएगा, ये बजट बनाने वाले को लेकर के है, विरोध बजट पर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बजट को पढ़ा भी नहीं है ठीक से, ईमानदारी की बातें हैं, लेकिन वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और जैसा राहुल जी ने कहा कि ये आज़ादी के बाद से एक नैतिक जिम्मेदारी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि जो सत्ता में बैठा है वो जो भी करेगा वो ख़राब है। चूँकि वो कर रहा है, इसलिए नहीं कि वो ख़राब है, वो कर रहा है, तो सारी जो गुस्सा है, सारा चीज़ है कि 11वीं बार भी ये बजट वही बना रहे हैं, हम क्यों नहीं, हमको मौका मिला। दर्द इस बात का है। एक बात और कहूँगा कि मैं तो बहुत एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ, जो कुछ आय होगी, देखिए बजट आज की तारीख में क्या है, जैसा मैंने कल भी आपके कहा था कि 1990-91 में कस्टम ड्यूटी को 100 से लेकर के 2 और 5 पर लाके मनमोहन सरकार ने कर दिया था नरसिम्हा राव के ज़माने में। वो वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है किसी सरकार के लिए कुछ ज़्यादा करने की। दूसरा, जीएसटी आने के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन वैसे भी अलग हो जाता है। बजट में ऐसा नहीं होता, बजट आज की तारीख में जो कुछ है कि उससे बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा। बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ ऐसी हैं, जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के तहत। दूसरी बात मेरा कहना है, आय और व्यय, ये तो आप कह सकते हैं कि जो पैसा आएगा आए, वो खर्च कहाँ कहाँ होगा, उसमें से कोई पैसा बीजेपी या किसी पार्टी के फंड में नहीं जा रहा है, वो आपके सामने है, उसका लेखा जोखा सामने है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो एलोकेशन है ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ ज़्यादा होना चाहिए था। पॉइंट टेकन सर। डिफेंस का, क्योंकि देखिए इसमें सारा एलोकेशन आपके सामने है। आप ये कह सकते हैं कि इसको और यहाँ से निकाल के यहाँ और डालते, अजय जी आ रहा हूं। या फिर आप बताइए कि सरकार ऐसा क्या कर सकती है कि ताकि और ज़्यादा, सिवाय इसके कि कर्ज लेने के। अजय जी, फिस्कल डिफिसिट पर अगर ये 5% से ऊपर गई होती तो पूरा विपक्ष आज बीजेपी को गाली देता
होता। और विपक्ष ही नहीं, सर, सारी विपक्ष तो आज भी दे रहा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, आपको मैं बता दूं, 5% से ऊपर अगर जाता तो आपकी रेटिंग गिराई जाती। वही देखिए, सबसे बड़ा जो मैं इसको तारीफ करूंगा इस सरकार की कि फिस्कल डेफिसिट कोरोना के बावजूद आज 5 के नीचे है, और अगला जो टारगेट है कि इसको 4 तक ले आएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी इकोनॉमिक्स जानते हैं, जो भी फिस्कल डेफिसिट को जानते हैं, उनको ये बात माननी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल माननी पड़ेगी। लेकिन सर, अभी कांग्रेस कह रही है भाई हमको नहीं समझना ये, हमको ये समझना है कि हमारे 1000 रुपए में या 500 रुपए में कितनी सब्जी आएगी।